नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में गर्मी उरूज पर, अवाम का बुरा हाल, 4 दिनों में मुतअद्दिद अमवात। मजालिस मुकामी इंतखाबात के दूसरे मरहले की रायदही का पुरअमन इख्तिताम, गैर मामूली रायदही। एसएससी इम्तिहानात के नताज का 13 मई को सुबह 11:30 बजे होगा ऐलान। लंदन में नूर खां बाजार के साकी नौजवान का कत्ल, अफराद खानदान को लंदन रवानगी में ताउन के लिए बैरिस्टर उवैसी की वजीर खारजा से नुमाइंदगी। चौदह मकानात में सरके की वारदातों को अंजाम देने वाला आदि सारिक गिरफ्तार, मसरूका जेवरात जब्त। नॉर्थ जोन टीम ने भी गैर मजाज कपास के तुकुम की सरबराही को बनाया नाकाम। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में मौसमी गर्मा से अवाम का बुरा हाल है। गैर सरकारी तौर पर इत्तला है कि गुज़िश्ता 4 दिनों में 40 अफराद की अमवात हुई हैं। जुमेरात को ही एक दिन में 15 अमवात हुई। इस सिलसिले में महकमे आफात समावी से रुजू होने पर ओहदेदारों का कहना है कि इस मामले में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लू लगने से होने वाली अमवात की कलेक्टर की सदारत में काम करने वाली 3 रुकनी कमेटी तस्दीक करने के बाद इसका सरकारी तौर पर ऐलान किया जाता है। महकमे आफात समावी के जिम्मेदारों ने बताया कि लू से बचने के लिए जो इक़दामात किए जाने वाले हैं उससे मुताल्लिक़ ज़िले सतह पर शऊर बेदारी इजलास भी मुनक़िद किए गए। गुज़िश्ता साल भी गर्मी की लहर व लू लगने से 100 अमवात हुई थी, लेकिन सिर्फ 27 को सरकारी तौर पर कबूल किया गया, जिसमें 9 को रकम जारी की गई। दीगर 18 केसेस का कलेक्टर जायजा ले रहे हैं। रियासत में इतनी शदीद गर्मी के बावजूद वजारती सतह पर कोई जायजा इजलास तक मुनक़िद नहीं किया गया। सिर्फ महकमेजाती तौर पर इक़दामात किए जा रहे हैं, क्योंकि रियासत में ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तमिलनाडु का और केरला का दौरा ख़त्म करते हुए हैदराबाद वापसी की है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपने रिश्तेदारों के हमरा रामेश्वरम मंदिर का दौरा करते हुए खुसूसी पूजा की। वाज़ेह है कि वज़ीर आला इस दौरे के दौरान तमिलनाडु के अपोजिशन लीडर स्टालिन से 13 मई को मुलाकात करने वाले थे। स्टालिन के मुलाकात से इनकार करने के बाद वज़ीर आला अपने दौरे को मुख्तसर करते हुए जुमे को ही वापस होने का फैसला किया है। तेलंगाना के मजालिस मुकामी के दूसरे मरहले की रायदही का पुरअमन इख्तिताम अमल में आया। जुमे के दिन 199 जिला परिषद और 2109 मंडल परिषद के लिए 10,371 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए। सुबह 7 बजे से रायदही का आगाज हुआ। शाम 3 बजे के करीब 70% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। नक्सलाइट के ज़ेर असर इलाकों में शाम 4 बजे तक रायदही का अमल मुकम्मल कर लिया गया। तीसरे मरहले की रायदही 14 मई को होगी। नताइज 27 मई को जारी किए जाएंगे। इंटरमीडिएट नताइज की बेकायदियों के खिलाफ अपोजिशन जमातों की तरफ से इंदिरा पार्क पर कुल जमाती धरना 11 मई को मुनाकिद किया जाएगा। इस धरने में तलबा तंजीमें, वालिदैन और रजाकाराना तंजीमें भी शिरकत करेंगी। सुबह 11 बजे तक शाम 4 बजे तक एहतजाज का ऐलान किया गया है। 18 अप्रैल को नताइज जारी हुए थे। उसके 2 दिन के बाद नताइज की बेकायदियों की वजह से 25 तलबा ने खुदकुशी की है। उसके बाद मुसलसल एहतजाज जारी रखा गया। अपोजिशन के मुसलसल एहतजाज के बावजूद
हुकूमत के रवैये में किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं देखी गई। हुकूमत अपने तौर पर जो फैसले कर रही थी उसके मुताबिक ही काम कर रही है। कांग्रेस के साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव ने पुलिस की तरफ से मनमानी चालानात के खिलाफ अनोखा एहतजाज करते हुए तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर के करीब चालान करने वाले पुलिस अमले के साथ उलझ पड़े। उन्होंने वहां पर चालानात के लिए रुके गए अफराद को भी छुड़वा दिया। हनुमंतराव ने कहा कि पुलिस मनमाने चालानात कर रही है, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। तेलंगाना सदर बीजेपी डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू, केसीआर, मायावती और ममता बनर्जी के मुअल्लक़ पार्लियामेंट का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मीडिया से गैररस्मी बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी की दोबारा हुकूमत बनेगी और एनडीए केसीआर की मदद के बगैर हुकूमत बनाएगी। उनका कहना था कि बीजेपी तनहा अक्सरियत हासिल करेगी और मोदी दोबारा वजीर आज़म बनेंगे। लक्ष्मण ने कहा कि तेलंगाना ग्लोबरीना इदारे की गलती की वजह से 27 तलबा ने खुदकुशी की है, तो केसीआर जुनूबी हिंद की तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। तेलंगाना एसएससी इम्तिहानात के नताज 13 मई को डी ब्लॉक सेक्रेटेरिएट में सुबह 11:30 बजे जारी किए जाएंगे। वाज़ेह है कि तेलंगाना में एसएससी के इम्तिहानात 16 मार्च से 3 अप्रैल तक मुनक़िद हुए थे। 4,73,321 तलबा ने इम्तिहानात में शिरकत की थी। इंटरमीडिएट के नताज में मुबैना नक़ाइस के बाद एसएससी के तलबा में भी काफ़ी तशवीश देखी जा रही थी कि आखिर नताज कब जारी किए जाएंगे। अब देखना है कि 13 मई को नताज जारी किए जाते हैं तो तलबा का रद्द-ए-अमल कैसा होता है। तलबा नताज का मुशाहिदा मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर कर सकते हैं। माह रमज़ानुल मुबारक इस बार शदीद गर्मा में आया है। गर्मी की शिद्दत रोज़दारों के जज्बे ईमानी को मुतासिर न कर सकी। गर्मी के मौसम में रोज़दारों को कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए, उसके तिब्बी फ़वाइद क्या हैं, इस पर पेश है नुमाइंदा 4 टीवी काशिफ अली खां की रिपोर्ट। माह रमज़ानुल मुबारक का दुनिया भर में रूहानी पुरजोश इस्तकबाल किया गया। इस मर्तबा ये माह सयाम जनूबी एशिया पैसिफिक इलाके में ऐसे वक्त आया है जब मौसम गर्मा अपने बामे उरूज पर होता है। खमरी महीनों की यह खूबी होती है कि वो हर 12 साल में एक मुकम्मल मौसम यानी साल के 1/3 सर्कल का चक्कर जरूर लगाते हैं। कभी मौसम गर्मा तो फिर 12 साल के वक्फे के बाद मौसम बरसात। इस तरह मौसम सरमा यानी बर्रे सगीर में जो आम 3 मौसम होते हैं उसका अहाता करते हैं। जारिया माह रमजानुल मुबारक का आगाज सख्त गर्मा के मौसम में हुआ। कई मुकामात पर दर्जे हरारत 40 ता 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इस कदर शदीद मौसम के बावजूद रोजदारों की ईमानी हरारत और जोशो खरोश में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। माजी में भी कई मरतबा माह रमजानुल मुबारक शदीद गर्मा में आ चुका है। माजी के मुकाबिल मौजूदा दौर में गर्मी से बचने के वसाइल पिछले दौर से कहीं ज्यादा है। इसके बावजूद इंसानी फितरत शिकवे शिकायत व मौसम की शिद्दत की तर्जुमान बनी रहती है। ऐसे वक्त जबकि गर्मी की लहर चल रही है तो कैसे रोजदार तिब्बी तौर पर उसका सामना करें। इस खुसूस में ओवैसी हॉस्पिटल कंचनबाग के कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद जुहैब ने चंद एक एहतियाती तदाबीर तजवीज की हैं। उन्होंने कहा कि इफ्तार में चिकनी ग़िज़ा से एहतियात किया जाए, मेवे व फलों का रस जूस इस्तेमाल करें, सॉफ्ट ड्रिंक से इज्तनाब करें,
पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। सहरी में रोजमर्रा की ग़िज़ाओं को ही तरजीह दें। तलन व मुर्गन ग़िज़ा से एहतियात करें। शुगर के मरीज भी रोजा रह सकते हैं, लेकिन जो बाकायदा दवा इस्तेमाल करते हैं उन्हें अपने फिजिशियन से मशवरा करना चाहिए। चूँकि रमज़ान चल रहा है और काफ़ी शदीद गर्मी है, तो ऐसे इसमें क्या एहतियात बरतना चाहिए और कौन सी चीज़ हम ले सकते हैं और क्या चीज़ नहीं ले सकते। पहली और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, स्पेशली इफ्तार के बाद। और जो भी जूसेस हैं, नेचुरल फ्रूट जूस लेना बेहतर है, ना कि एरिएटेड ड्रिंक्स जैसा कि पेप्सी है या नहीं तो कोक है। ऐसे चीज़ें अवॉइड करके ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल जूस लेना चाहिए। तीसरी चीज़, जितना हो सकता है तले हुए चीज़ें अवॉइड करना सेहत के लिए बेहतर है, और जो चीज़ जिसमें चिकना भरा हुआ रहता है वैसे चीज़ें अवॉइड करना बेहतर है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेना सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। जहाँ तक सहरी की बात है, सहरी में जैसा नॉर्मल रेगुलर डाइट रहता है वो डाइट लेना है, और पानी, चूँकि गर्मी है, ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेना मुनासिब है। सहरी में तेज़ चीज़ें जैसे कि अचार हैं, तले हुए चीज़ें और वो चीज़ें जिनमें ज़्यादा चिकना रहता है वैसे चीज़ें सहरी में अवॉइड करना बेहतर है। और एटलीस्ट सहरी में डेली एक फ्रूट लेना मुनासिब है और सेहत के लिए काफ़ी अच्छा है। दूसरी चीज़, जहाँ तक बात है डायबिटिक पेशेंट्स का यूजुअली फर्स्ट डायबिटिक पेशेंट्स का ऐसा नहीं है कि सब लोग रोज़ा नहीं रह सकते या सब लोग रोज़ा रह सकते। बेहतर रहता है पहले जाके अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें, क्योंकि वो लोग देख के रिस्क क्लासिफाई करेंगे कि आप रोज़ा रह सकते हैं या नहीं रह सकते। अगर आप वो कैटेगरी में आते हैं जिसमें आप रोज़ा रह सकते हैं, उस हिसाब से आपके दवाई में और इंसुलिन में काफ़ी चेंजेस रहेंगे, क्योंकि रोज़ा काफ़ी लंबा है। सुबह की गोली जो सहरी में लेना रहती है वो काफ़ी आधी कर दी जाती है, बाकी की गोली शाम में इफ्तार और डिनर के बाद अरेंज कर दिए जाते हैं। तो मुनासिब ये रहेगा कि जो डायबिटिक पेशेंट से अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें, वो लोग आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि आपको दवाई कैसी लेनी चाहिए, और आपके डाइट के हिसाब से भी उस ताल्लुक से आपको गाइड किया जाएगा। रोजा दरअसल कई एक तिब्बी फवायद का मौजिब होता है, लेकिन इफ्तार तस्सहर अगर ग़िज़ाई बेकायदियों यानी जो चाहे खाने लगे तो फिर रोजे के तिब्बी फवायद का हुसूल मुमकिन नहीं। माह रमजान मुबारक जहां रूहानी हैसियत का हामिल है, वहीं वो तिब के नुक्ते नजर से भी अहमियत का हामिल होता है। इसके समाजी व माशी पहलू इंसानी तरक्की और बहबूद से इबारत है। कुरान पाक की तालीमात पर अमल करते हुए मुसलमान दीन और दुनिया दोनों मुकामात पर सुरखरू हो सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर-ए-इत्माम मस्जिद चौक में जलसे यौमुल कुरान से खिताब करते हुए मजलिस के मोतमद व रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादी ने कहा कि तमाम मुक़द्दस किताबों में कुरान पाक को फजीलत हासिल है। कुरान पाक एक ऐसा आसमानी सहीफ़ा है जो क़यामत तक इंसानियत को सही रास्ता दिखाएगी। साहब कुरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो दो चीज़ें उम्मत के लिए छोड़ जा रहे हैं, एक कुरान पाक, दूसरे अहले बैत अतहार। उन्होंने कहा कि फ़ख्र मिल्लत मौलवी अब्दुल वाहिद ओवैसी ने आमतुल मुस्लिमीन ने कुरान पाक के तई शऊर को बेदार करने इन जलसों का माह रमज़ानुल मुबारक में आगाज़ किया था। यह सिलसिला आज भी जारी है। मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी ने भी जलसे को खिताब किया। अब्दुल रज़्ज़ाक़ मेमन मोहम्मद शफ़ी क़ादरी ने नात शरीफ का नजराना पेश किया। क़ारी मक़सूदुर रहमान की क़िरात कलाम पाक से जलसे का आगाज़ हुआ। सलाम बहुज़ूर खैरुल अनाम गुजार गया। दुआ पर जलसा इख्तिताम को पहुँचा। कुरान हमारी रहनुमाई के लिए काफ़ी है, और वो कुरान जिसके ताल्लुक़ से सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये वो किताब है जो मैं अपनी उम्मत के लिए हिदायत के लिए छोड़े जा रहा हूँ। दो चीज़ें ऐसी हैं जो उम्मत अगर उसको थाम ले तो यकीनन वो गुमराही से महफूज रहेगी और कामयाबी उनके कदम चूमेगी। पहली बात वो किताब है जो किताबुल्लाह, अल्लाह का कलाम है। दूसरे मेरे अहले बैत है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के बाद हम ये देखते हैं कि वो कुरान जो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह ताला ने अपनी उम्मत तक पहुँचाया,
अपने बंदों तक पहुंचाया। उसके ताल्लुक से कहा गया कि अगर ये कुरान पहाड़ पर नाजिल होता तो पहाड़ चूकनाचूर हो जाता। उस कुरान की अजमत का अंदाजा कीजिए कि यह कुरान सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अत्थर पर इसका नुज़ुल हुआ। वैसे बहुत से और भी मुक़द्दस किताबों का नुज़ुल हुआ, तौरात, ज़बूर, इंजील, लेकिन हर किताब की नौइयत अलग है, ये किताब की नौइयत अलग है। उन तमाम किताबों के लिए नबियों को हुक्म दिया गया कि मुकाम ख़ास पर आओ, किताब हिदायत ले जाओ। लेकिन जब कुरान की बारी आई तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं कहा कि मेरे हबीब फुला मुकाम पर जाओ, वहां पर कुरान, वहां पर वही का नुज़ुल होगा, बल्कि अल्लाह ने कुरान को हुक्म दिया कि कुरान मेरा हबीब मदीने में है तो तू वहां चला जा, मेरा हबीब मक्के में है तो तू वहां चला जा, मेरा हबीब गज़वात में है तो वहां चला जा, मेरा हबीब खिलवत में है तो चला जा, जलवत में है तो चला जा। तो कुरान की अजमत का इजहार किया गया। हर किताब की नौइयत अलग है, कुरान की नौइयत अलग है, हर नबी की नौइयत अलग है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत अलग है। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को ये शर्फ अता किया कि अजमत वाले नबी, अजमत वाली किताब, और फिर मुसलमानों को भी अल्लाह ने अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में सरफराज फरमाया कि इतनी अजमत वाली उम्मत अल्लाह ने किसी नबी की उम्मत को नहीं बरकरार दिया। हर नबी की उम्मत का मुकाम एक तरफ, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया का मुकाम एक तरफ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ताल्लुक से आपके नबी होने की बिशारत का जब इब्तिदा में ऐलान हुआ तो हर नबी की यह ख्वाहिश होती थी कि परवरदिगार मुझको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे। इतना फजीलत वाला मुकाम अल्लाह ने मुसलमानों को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में अता किया। बहरहाल अल्लाह ताला ने हमको एक ऐसे मुक़द्दस महीना हम पर साफ़िगन किया जिस महीने के लिए साल तमाम जन्नत को सजाया जाता, और इस महीने के ताल्लुक से रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि रजब अल्लाह का महीना है, रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमजान मेरी उम्मत का महीना है। अक़लियती अक़ामती स्कूल्स में दाखिलों की आखिरी तारीख 20 मई मुक़र्रर की गई है। मीडिया से बात करते हुए अक़लियती अक़ामती स्कूल कमेटी के सेक्रेटरी बी शफ़ीउल्लाह ने बताया कि मुनक़्क़दा इम्तिहान के नताइज जारी कर दिए गए हैं। कामयाब तलबा के नाम मुताल्लिक़ा स्कूल में चस्पा किए गए हैं। सरपरस्त तमाम सदाक़तनामों के साथ मुताल्लिक़ा स्कूल प्रिंसिपल से रब्ता करते हुए अपने बच्चों के दाखिलों का अमल मुकम्मल कर सकते हैं। संगारेड्डी पुलिस ने मुगविया 8 रोज़ा शीरख्वार बच्ची का अगवा करने वालों के चुंगल से हासिल करके उसके वालिदैन के हवाले कर दिया। एसपी जिले संगारेड्डी चंद्रशेखर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने इस सिलसिले में कामयाबी हासिल करते हुए 2 खातियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से लड़की को बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक मुगविया लड़की को इलाज के लिए SNCU वार्ड संगारेड्डी में रखा गया था। बच्ची की वालदा को दूध पिलाने के लिए जब बुलाया गया था तो एक दूसरे खातून ने अपने आप को मां बताते हुए लड़की को लेकर फरारी अख्तियार की थी। पुलिस के मुताबिक कामारेड्डी के इलाके एलारेड्डी के रहने वाले बी संतोष और शोभा ने माधवी और मलेशम की लड़की का अगवा किया था। मुलजिमी ने बताया कि इन दोनों की दुख्तर को एक लड़की तवल्लुद हुई थी और उसकी नीलोफर दवाखाने में मौत हो गई थी। उन्होंने लड़की की मौत की खबर अपनी बेटी को नहीं दी और मुगविया लड़की को अपनी नवासी बताते हुए उसे अपनी बेटी के हवाले किया था। कमिश्नर टास्क फोर्स इस जोन की टीम ने 14 मकानात में खुफल चकनी के इर्तिकाब किए आदि मुजरिम 25 साला नैनावत विनोद कुमार उर्फ अखिलेश कुमार मुतवत्तिन अमंगल साकिन बालापुर को गिरफ्तार करते हुए 22 लाख रुपए मालियत के जेवरात और दीगर सामान को बरामद किया है। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने बताया कि आमंगल जिले रंगारेड्डी के टांडे से ताल्लुक रखने वाला नैनावत विनोद कुमार इब्राहिमपट्टनम के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक की तालीम तर्क करके बुरी आदतों का शिकार था। वो कई मरतबा जेल जा चुका है। उस पर 3 मरतबा PD एक्ट भी लगाया गया। हालिया अरसे में उसने 14 मकानात में सरक़े की वारदातें अंजाम दी थी। उसके कब्जे से 53 तोले से ज़ायद सोने के जेवरात, 1 किलो चांदी के गहने, 4 लैपटॉप्स, एक होंडा एक्टिवा, 1 लाख रुपए मालियत की रैडो घड़ी व दीगर अशिया बशमूल नकदी बरामद की गई।
مزید کارروائی کے لیے اسے رن بازار پولیس کے حوالے کیا گیا۔ کمشنر ٹاسک فورس نازون کی ٹیم نے غیر مجاز طور پر کپاس کے تخم کی سربراہی کو ناکام بناتے ہوئے سکندرآباد ریلوے گودام سے اسے ضبط کیا۔ انجنی کمار نے بتایا کہ اومکار سیڈز ٹیک کے منیجنگ ڈائریکٹر آر رنجی کانت کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ تخم منتقل کرنے والی آٹو ٹرالی کے ڈرائیور بی مہیش کو بھی حراست میں لیا گیا۔ زیادہ فائدہ کمانے کی نیت سے تخم کی غیر قانونی منتقلی کا یہ کاروبار کیا گیا تھا۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں حیدرآباد کے ایک نوجوان کا قتل کر دیا گیا۔ مقتول کی شناخت حیدرآباد نورخواں بازار کے ساکن محمد ندیم الدین کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ بتایا گیا کہ ندیم گزشتہ 6 سال سے لندن کی ٹیسکو سپر مارکیٹ میں ملازمت کر رہے تھے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ندیم پر حملہ کرنے والا ایشیائی ملک کا ہی باشندہ ہے۔ معلوم ہوا کہ ندیم جب کام سے نہیں لوٹے تو ان کے افراد خاندان نے شاپنگ مال کے ذمہ داروں سے رابطہ کیا۔ جب سیکیورٹی کی طرف سے تلاشی مہم انجام دی گئی تو پارکنگ کے علاقے میں ندیم مردہ حالت میں پائے گئے۔ ندیم کے افراد خاندان نے لندن روانگی کے لیے مرکزی وزیر خارجہ سشما سوراج سے تعاون کی درخواست کی ہے۔ ندیم کے قتل پر نورخواں بازار میں غم کا ماحول دیکھا گیا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مرکزی وزیر خارجہ سشما سوراج سے ندیم کے افراد خاندان کی لندن روانگی میں مدد کے لیے نمائندگی کی ہے۔ شہر کے مضافاتی علاقے ایل بی نگر میں ایل پی جی گیس سلنڈر کے دھماکے سے 3 جھوپڑیاں تباہ ہو گئیں۔ بتایا گیا کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے پہلے آگ لگی اور پھر ایک جھوپڑی میں رکھا سلنڈر پھٹ پڑا۔ معلوم ہوا ہے کہ جنگیا نگر میں دیور کنڈے کے بعض خاندان جھوپڑیاں بنا کر مقیم تھے۔ جب یہ لوگ کام کے لیے گئے ہوئے تھے اس وقت یہ واقعہ پیش آیا۔ معلوم ہوا کہ گھر میں موجود پٹا پاس بک اور ایک اسکوٹر جل کر خاکستر ہو گئی۔ دھماکے کی آواز سے علاقے میں سنسنی دیکھی گئی۔ ابھی تک جانی نقصان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ دوسری طرف چھتری ناکہ پولیس اسٹیشن حدود کے علاقے مرتضوی چھاونی میں گیس کے اخراج سے آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا، لیکن اس واقعے میں کسی بھی طرح کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ معلوم ہوا ہے کہ غیر معمولی مالی نقصان ہوا ہے۔ اس عمارت کی تعمیر کے لیے بتایا گیا ہے کہ نہ تو کوئی اجازت حاصل کی گئی تھی اور نہ ہی فائر سیفٹی کے قواعد کی پابندی کی گئی۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ پروبیشن ایکسائز ڈپارٹمنٹ نے خصوصی پروگرام کے تحت کام کرتے ہوئے گانجے کی تجارت میں شکنجہ کسنا شروع کر دیا ہے، جس کے تحت آبکاری ٹیم نے کئی افراد کو گرفتار کر کے گانجے کی بھاری مقدار ضبط کر لی۔ محکمے کے ذمہ دار نے میڈیا کو بتایا کہ آبکاری ٹیموں نے دھول پیٹ کے علاقے میں گانجے کی تجارت اور اسے منتقل کرنے کے الزام میں سلیم کو گرفتار کرتے ہوئے اس کے قبضے سے 11 کلو گانجا ضبط کیا ہے۔ ملزم موٹر سائیکل پر ضبط شدہ گانجا گنگا بولی کے علاقے میں سنیل سنگھ کو منتقل کر رہا تھا، وہ پکڑا گیا۔ اس واقعے میں سلیم کا ساتھی فرار ہو گیا۔ علاوازی حکام نے رحیم پورے کے ایک مکان پر چھاپا مار کر ارونا بائی کو گرفتار کر کے 2 کلو گانجا ضبط کیا ہے۔ ملزمان نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ 5 افراد کی ٹولی کے ساتھ کام کرتی ہے، جس میں ملیش، کرشنا، مدھو بائی اور راجا رانی بائی گانجے کی تجارت میں ملوث ہیں۔ ایک اور واقعے میں ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار نے کومل کو گرفتار کیا، جس نے خستہ مالی حالات کی وجہ سے یہ کاروبار شروع کیا تھا۔ وہ شیلا بائی کے پاس سے گانجا خرید کر اسے مختلف مقامات پر ضرورت مندوں کو فروخت کیا کرتا تھا۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ ریاست بھر میں گرمی عروج پر عوام کا برا حال، 4 دنوں میں متعدد اموات۔ مجالس مقامی انتخابات کے دوسرے مرحلے کی رائے دہی کا پرامن اختتام، غیر معمولی ووٹنگ۔ ایس ایس سی امتحانات کے نتائج کا 13 مئی کو صبح 11:30 بجے ہوگا اعلان۔ لندن میں نورخواں بازار کے ساکن نوجوان کا قتل،
افراد خاندان کو لندن روانگی میں تعاون کے لیے بیرسٹر اویسی کی وزیر خارجہ سے نمائندگی۔ اور 14 مکانات میں سرقے کی وارداتوں کو انجام دینے والا عادی سارق گرفتار، مسروقہ زیورات ضبط۔ نارزون ٹیم نے بھی غیر مجاز کپاس کے تخم کی سربراہی کو بنایا ناکام۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔